जय हिंद, जय हिंदी। मेरा विषय है मैथ्यू अर्नोल्ड, आलोचना का स्वरूप और प्रकार। मैथ्यू अर्नोल्ड को अंग्रेजी आलोचना का प्रवर्तक माना जा सकता है। वैसे मैथ्यू ने अपना साहित्यिक जीवन कवि के रूप में प्रारंभ किया था। उनके जीवन में कहा जाता है कि वे स्वभाव और कर्म दोनों से आलोचक पहले थे, कवि बाद में। तात्पर्य यह है कि मैथ्यू के व्यक्तित्व में आलोचक रूप की प्रधानता थी। आलोचना का स्वरूप। पहला, साहित्य जीवन की आलोचना। मैथ्यू का विश्वास था कि साहित्य और साहित्य की समस्याएं मानव जीवन की समस्याओं से पृथक नहीं है। इस दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन जीवन के संदर्भ में ही करना चाहिए। मैथ्यू ने कहा है, साहित्य जीवन की आलोचना है। मैथ्यू की दृष्टि में जीवन का महत्व होने के कारण लोकमंगल का स्थान सर्वोच्च था। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लोकमंगल और संस्कृति का विकास साहित्य की कसौटी के साथ साथ साहित्य का आदर्श भी है। मैथ्यू ने आलोचना और आलोचक के विषय में जो कुछ कहा है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, मैथ्यू की दृष्टि से आलोचक और आलोचना। यह सर्वमान्य तथ्य है कि मैथ्यू आलोचक पहले थे, कवि बाद में। तात्पर्य यह है कि उनके व्यक्तित्व में कवि की अपेक्षा आलोचक रूप प्रधान था। डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त के अनुसार मैथ्यू ने आलोचक तथा समाज आलोचक तथा रचना के परस्पर संबंधों के विषय में अत्यंत मूल्यवान विचार प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने अंग्रेजी जाति के मस्तिष्क को बहुत समय तक प्रभावित किया। वे उनकी सबसे बड़ी देन माने जाते हैं। मैथ्यू समीक्षाकार को सर्वनात्मक शक्ति का कार्य मानते हैं और कहते हैं, समीक्षा के बिना उत्कृष्ट कवि का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि युग को पहचानने के लिए समीक्षा शक्ति आवश्यक है। जीवन और जगत के विशद रूप को जानने की आवश्यकता है। मैथ्यू ने बताया है कि आलोचक समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, आलोचक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, किन सिद्धांतों के आधार पर श्रेष्ठतम कविताएं चुनकर प्रचार करना चाहिए। मैथ्यू के मतानुसार आलोचक का कर्तव्य है कि वह संसार के सर्वोच्च ज्ञान तथा सर्वोच्चतम विचारों को जाने, उस पर विचार करे तथा उनका सर्वत्र प्रचार प्रसार करे। उससे सच्ची और नवीन भावनाओं की धारा प्रवाहित हो सके। ऐसा करके वह साहित्य का संबंध संस्कृति से स्थापित कर सकता है। मैथ्यू के अनुसार आलोचक में निम्नलिखित 3 गुण होने चाहिए। पहला, आलोचक पढ़े, समझे और वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखे। दूसरा, जो कुछ आलोचक ने सीखा है उसे वह दूसरों को हस्तांतरित करे, जिससे उत्तम भावनाएं सभी जगह प्रबलता प्राप्त करें तथा संसार बदल सके। उसका अर्थात आलोचक का कार्य धर्म प्रसारक जैसा उत्साहपूर्ण और कर्मकंठायुक्त होना चाहिए। तीसरा, आलोचक रचनात्मक शक्ति की क्रियाशीलता के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करे, जिससे अवसर और अनुकूल समय मिलते ही साहित्यकार उसमें सृजनात्मक साहित्य की लहलहाती फसल पैदा कर सके और उससे संसार का पोषण कर सके। ऐसा करके आलोचक समाज की पूर्णता की ओर ले जा सकेगा, उसे सिखा सकेगा कि किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार आलोचक संस्कृति के विकास में योगदान कर सकेगा।
तीसरा, आलोचक की निष्पक्षता। मैथ्यू ने आलोचक को निष्पक्ष होना अवश्य माना है। यह शब्द निष्पक्ष परंपरागत तथा प्रचलित अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया। मैथ्यू ने आलोचक को निष्पक्ष होने का तात्पर्य आलोचक की निष्पक्ष दृष्टि, पूर्व प्रवाहहीनता तथा तटस्थ होकर रचना का विवेचन करने वाला माना है। मैथ्यू ने निष्पक्ष शब्द को संकुचित तथा अपने मन के अनुकूल और अपने विचारों के अनुरूप अर्थ प्रदान किया है। जब मैथ्यू कहते हैं कि आलोचना को निष्पक्ष होना चाहिए, इसका अर्थ होता है कि आलोचक उन बातों से मुक्त हो जो वैदिक तथा नैतिक पूर्णता के मार्ग में बाधा हो। आलोचक का निर्माण असभ्य और अभिजात दोनों के पूर्वग्रहों से मुक्त होना चाहिए। आलोचक को संतोषी मध्यम वर्ग के झूठे विचारों से भी बचना चाहिए। इस वर्ग के लोग रूढ़िवादिता, धर्मधनता, व्यापार, धनार्जन तथा विलाप से लिप्त रहने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। आलोचक के निष्पक्ष रहने का अर्थ है असत्य तथा अध्य सत्य से दूर रहना। उसे उन चीज़ों से अलग रखना चाहिए जो नगरों के यांत्रिक जीवन से संबंधित होती हैं तथा आध्यात्मिक मूल्यों की अवहेलना करती हैं। चौथा, कवि के लिए भूमि तैयार करना आलोचक का कर्तव्य। मैथ्यू को यह भी मान्यता है कि आलोचक का कर्तव्य कवि के लिए भूमि तैयार करना है। इस संदर्भ में मैथ्यू ने कहा है, सृजनात्मक साहित्य जिन तथ्यों पर आधारित होता है वे हैं विचार। वे विचार जो समाज को सर्वश्रेष्ठ विचार होते हैं और इन तथ्यों को, इन पौष्टिक विचारों को आलोचक ही कवि को प्रदान करता है। कवि का कार्य तो केवल आलोचक द्वारा खोजे गए तथा प्रतिपादित किए गए विचारों का संश्लेषण करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैथ्यू का यह मत उचित है कि शक्तिशाली आलोचक सृजनात्मक शक्ति हेतु उपजाऊ भूमि तैयार करता है, विचारों का अनुसंधान करके उसका प्रतिपादित करता है, पर यह कार्य केवल वही नहीं करता। वास्तव में मैथ्यू ने आलोचक को आवश्यकता से अधिक महत्व तथा श्रेय प्रदान किया है। यह सत्य है कि महान आलोचक भौतिक जीवन की यांत्रिकता से मुक्त रहता है, ज्ञान के लिए ज्ञान का अर्जन करता है, विचारों के लिए उनके मधुर और आलोक के कारण चाहता है, सर्वश्रेष्ठ विचारों का प्रचार करता है, जीवन में उन विचारों को रूपांतरित करने का प्रयत्न करता है तथा उनके विचारों को, ज्ञान को संसार तक पहुंचाता है। पांचवा, साहित्य में आलोचना का महत्व। मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सृजनात्मक शक्ति का उपयोग करना मनुष्य का वास्तविक कार्य है। इसका प्रमाण यह है कि सृजनात्मक कार्य में मनुष्य को सच्चा आनंद मिलता है, किंतु साथ ही यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि साहित्य या कला की उत्कृष्ट सृजना के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी इस स्वतंत्र रचनात्मकता शक्ति का उपयोग किया जाता है। यदि ऐसा ना होता तो अधिकांश व्यक्ति सच्चे आनंद से वंचित रह जाते। मनुष्य इस शक्ति का उपयोग हित साधना, ज्ञान अर्जन करने तथा समीक्षा करने में भी कर सकता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं है, समीक्षाकार सृजनात्मक शक्ति का कार्य नहीं। इस विषय में स्मरण रखने दूसरी बात यह है कि समीक्षा अथवा आलोचना का अभाव सृजनात्मक शक्ति, उत्कृष्ट कृति का निर्माण नहीं कर सकती। जिस युग में साहित्य की उत्कृष्ट कोटि की आलोचना का अभाव होता है, उसमें मूल्यवान रचनाओं का भी सर्वथा अभाव होता है। उत्कृष्ट साहित्य के निर्माण हेतु उत्कृष्ट समीक्षा का होना आवश्यक है। समीक्षा अथवा आलोचना ही साहित्यकार को वस्तु प्रदान करती है। साहित्य का संबंध युग के सर्वोच्च विचारों तथा अनुभूतियों से होता है। आलोचना का प्रकार या कार्यत्री प्रतिभा। साहित्य में दो प्रकार की प्रतिभा कार्य करती हैं,
कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा का कार्य साहित्य की रचना करना है और भावित्री प्रतिभा का कार्य काव्य को समझना और उसकी आलोचना अथवा समीक्षा करना है। संस्कृत साहित्य में प्रचलित निम्नलिखित उक्त इन दोनों में अंतर और कार्य स्पष्ट करती है। कवि करोति कर्मणि अर्थ जानती पंडिता। कवि काव्यों की रचना करता है पर उसका अर्थ अर्थात महत्व पंडित अर्थात आलोचक जानता है। इसमें प्रतिभा अथवा प्रकार का प्रथम स्थान है। यदि प्रकार नहीं होगा तो पंडित अथवा आलोचक किसकी आलोचना करेंगे, किसका अर्थ जानेंगे। मैथ्यू ने भी कार्यत्री और भावित्री प्रतिभा में अंतर और महत्व प्रकाश डालते हुए कहा है, किसी युग की वास्तविकता को पकड़ना मनुष्य की कार्यत्री प्रतिभा का कार्य नहीं है। यह काम मनुष्य की समीक्षात्मक शक्ति का है। धर्मशास्त्र, दर्शन, इतिहास, कला, विज्ञान आदि ज्ञान की सभी शाखाओं में वस्तु है जैसी वह स्वयं में है, उस रूप में देखना समीक्षात्मक शक्ति का ही काम है। इस प्रकार यह शक्ति एक ऐसी बौद्धिक परिस्थिति का निर्माण कर देती है जिसका उपयोग करके कार्यत्री शक्ति अर्थात साहित्य सृजन की शक्ति अपना कार्य करती है। कार्यत्री और भावित्री शक्ति का एकत्र संगम। यह भी संभव है कि प्रकार अर्थात कार्यत्री प्रतिभा के साथ साथ एक ही व्यक्ति में भावित्री प्रतिभा भी हो। एक ही व्यक्ति रचनाकार और समीक्षक दोनों हो। संस्कृत साहित्य में वांगभट्ट, विश्वनाथ और पंडित राजनाथ जगन्नाथ ऐसे प्रतिभाशाली साहित्यकार हुए जिनमें दोनों प्रकार की शक्तियाँ थीं। इसी आधार पर डॉक्टर भागीरथ दीक्षित ने लिखा है, मेरे मत से मैथ्यू के उपयुक्त कथन का आशय यही है कि साहित्य सृष्टि के लिए साहित्यकार में दोनों शक्तियाँ होनी चाहिए। उसमें सृजन कौशल और दर्शन शक्ति दोनों होना आवश्यक है। इनमें दर्शन शक्ति मुख्य है, यही समीक्षा शक्ति है। चाहे वह शक्ति स्वयं साहित्यकार में हो अथवा अन्य किसी समीक्षक द्वारा युग जीवन की वास्तविकता का बोध कराया जाए। डॉक्टर भागीरथ दीक्षित और मैथ्यू दोनों का यह विचार और मान्यता स्वीकार करने योग्य नहीं है कि साहित्यकार में सृजन और दर्शन दोनों शक्तियाँ होनी चाहिए। कविता अथवा साहित्य का उद्गम हृदय की प्रतिक्रिया से होता है। इस विषय में सुमित्रा नंदन पंत ने भी काव्य रचना के लिए भावित्री प्रतिभा को नहीं अपितु हृदय की संवेदना का कारण माना है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मैथ्यू के इस मान्यता से सहमत हुआ जा सकता है कि यदि यह समीक्षा शक्ति स्वयं साहित्यकार में है तब वह अत्यंत उत्कृष्ट कृति का निर्माण करने में समर्थ हो सकता है। इस विषय में मैथ्यू का कथन हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, साहित्य सृजना के पूर्ण ही प्रत्येक कवि को जीवन और जगत का ज्ञान होना चाहिए। आज का जीवन और जगत अधिक जटिल है, अस्तु उत्कृष्ट साहित्यिक दृष्टि के लिए आध्यात्मिक समीक्षा प्रयत्न करने की अपेक्षा है, अन्यथा वह कृति अत्यंत तुच्छ और अस्थायी होगी। यही कारण है कि बायरन की कविता में स्थायित्व नहीं रहा, जबकि गेटे की कविता में बहुत अधिक स्थायित्व है। दोनों के महान कार्यत्री शक्ति थी, परंतु गेटे के महान समीक्षात्मक शक्ति थी। यह जीवन और जगत में बायरन की अपेक्षा अधिक विशद रूप में जानता था। साहित्य निर्माण के लिए अनुकूल समय की अपेक्षित होता है। प्रत्येक युग में साहित्य निर्माण नहीं हो सकता। प्रत्येक भाषा में साहित्य का इतिहास इसका प्रमाण है। हिंदी के पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल में जिस कोटि का साहित्य सृजना प्रस्तुत किया
जा सकी वह उत्तम मध्यकाल अथवा रीतिकाल में संभव नहीं हो सकी। धन्यवाद। प्रतिपुष्टि। मैं निवेदिता सिंह हमारी प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग द्वारा ही यह कार्य संपन्न हो सका है। संपूर्ण कार्य में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बार मैंने किसी विषय पर वीडियो का निर्माण किया। शुरुआत में मुझे यह कार्य बहुत ही कठिन लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे यह कार्य प्रगति करता गया मुझे इस कार्य में आनंद प्राप्त होने लगा। कोरोना काल जैसे महासंकट में भी हम मैडम का उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर एक नवा कार्य करने में सफल रहे। धन्यवाद। आभार। मैं अपनी श्रद्धेय प्राध्यापिका प्रोफेसर ललिता रामेश्वर जी की हार्दिक आभारी हूँ, जिनकी कुशल दिशा निर्देश व स्नेहपूर्ण सहयोग से इस विषय को सफल रूप दे पाई हूँ। इस विषय को बनाने में मुझे अपनी क्षमता व गंभीरता का पता चला तथा शीर्षक को नई तकनीकी से प्रस्तुत करना सीखा, और यह नवीनतम विचार हमें हमारी प्राध्यापिका डॉक्टर ललिता मैम के मार्गदर्शन से ही प्राप्त हुआ है। अंततः मैं अपनी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी आदरणीय शिक्षिका को कोटि कोटि आत्मीय आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। संदर्भ: इंटरनेट का माध्यम विकिपीडिया, क्रोम, चित्र का माध्यम गूगल, संगीत का माध्यम गूगल।